कोड 47, एक हैकर की आखिरी लड़ाई। एक संपूर्ण सिनेमाई थ्रिलर। रात के 2 बज रहे थे। दिल्ली की सर्द हवाएं जैसे खुद को जलाने के लिए बारिश की बूंदों से लिपट रही थीं। पुरानी दिल्ली की उस इमारत की तीसरी मंजिल पर, जहां सीढ़ियों से ही पता चल जाता था कि यहां सिर्फ वही लोग रहते हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, एक कमरे में सन्नाटा पसरा था। लेकिन ये सामान्य सन्नाटा नहीं था। ये उस तूफान का सन्नाटा था जो अभी फटने वाला है। बाहर बारिश की बूंदें टीन की छत पर किसी युद्ध के नगाड़े की तरह बज रही थीं, लेकिन कमरे के भीतर एक अलग ही तूफान चल रहा था। कमरे के अंदर दीवारों पर बाइनरी कोड के प्रिंटआउट सर्जिकल नसों की तरह बिखरे थे। नंगे तार, सर्किट बोर्ड और 5 से अधिक मॉनिटर एक अजीबोगरीब मकड़ी का जाल बनाए हुए थे। केंद्र में एक पुराना घिसा-पिटा लैपटॉप था, जिसकी नीली रोशनी ने आर्यन के चेहरे को उकेर दिया था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर किसी शास्त्रीय संगीत की तान की तरह चल रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में संगीत नहीं, एक अलग ही ज्वाला थी। स्क्रीन पर बाइनरी कोड की लहरें दौड़ रही थीं। अचानक स्क्रीन लाल हुई और एक डायलॉग बॉक्स चमका। एक्सेस डिनाइड, रेटिनल स्कैन रिक्वायर्ड। आर्यन ने अपनी उंगलियां चटकाईं। उसके चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान आई। वो मुस्कान जो तब आती है जब शिकार खुद शिकारी के जाल में फंसता है। उसने अपने बगल में रखी एक अलग ड्राइव को लैपटॉप से कनेक्ट किया। स्क्रीन पर अब एक नई विंडो खुली। गोस्ट प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड। तुम्हारा रेटिना स्कैन मैंने 3 महीने पहले ही कॉपी कर लिया था, मिस्टर डायरेक्टर, आर्यन ने धीरे से कहा, मानो कोई उसे सुन रहा हो। यह कोई साधारण हैक नहीं था, यह युद्ध था, और युद्ध में उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। 6 साल पहले दिल्ली की एक तंग बस्ती, जहां मकान इतने करीब होते हैं कि पड़ोसी की खिड़की से हाथ बढ़ाकर नमक मांगा जा सकता है, लेकिन सपने इतने दूर कि उन्हें देखना भी गुनाह लगता था। आर्यन वर्मा, एक पतला दुबला शांत लड़का, जिसकी उम्र तो 13 साल थी, लेकिन आंखों में उस बुढ़ापे की समझ थी जो गरीबी सिखाती है। उसके पिता शंकर वर्मा एक साधारण इलेक्ट्रीशियन थे। दिन भर वो दूसरों के घरों में तार जोड़ते, फ्यूज बदलते और अंधेरा दूर करते, लेकिन अपने घर में वो अक्सर थका हारा चुपचाप बैठा रहता। उसकी माँ सुमन दूसरों के घरों में बर्तन मांजती, झाड़ू लगाती और उम्मीद के सहारे आर्यन की फीस जमा करती। आर्यन के हाथ में कभी खिलौने नहीं थे। उसके खिलौने थे टूटे हुए ट्रांजिस्टर, जले हुए फ्यूज और कूड़ेदान से मिले पुराने मोबाइल फोन। जब पड़ोस के बच्चे गली में क्रिकेट खेलते, आर्यन छत पर बैठकर किसी पुराने सर्किट बोर्ड को सोल्डरिंग कर रहा होता। उसके पिता अक्सर कहते, बिजली से खेलना मत बेटा, ये जानलेवा है। लेकिन आर्यन ने बिजली से खेलना नहीं, उससे दोस्ती कर ली थी। 15 साल की उम्र में उसने अपने मोहल्ले के एक साइबर कैफे में इंटरनेट की दुनिया देखी। वहां उसे पता चला कि बिजली सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि एक पूरी दुनिया चलाती है। उसने खुद ही कोडिंग सीखी, शुरुआत में सी, फिर पाइथन, फिर वो डार्क वेब के उन कोनों में घुसा जहां हैकर्स की फौजें पनपती हैं। वहां उसने सीखा कि डिजिटल दुनिया में हर ताला खोला जा सकता है, बस चाबी सही होनी चाहिए। उसकी पहली बड़ी हैक थी अपने स्कूल की वेबसाइट। उसने कोई डेटा नहीं चुराया, कोई नुकसान नहीं किया, बस होम पेज पर एक बड़ा सा मैसेज छोड़ा, सिस्टम टूटा हुआ है, इसे ठीक करो, इससे पहले कि कोई और तुम्हें तोड़ दे। पूरा स्कूल हिल गया। पुलिस आई, साइबर एक्सपर्ट बुलाए गए, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी कि ये काम उसी शांत लड़के का है जो क्लास की आखिरी बेंच पर बैठता है और जिसकी अंग्रेजी में हमेशा कम नंबर आते थे। वो शाम किसी और शाम की तरह शुरू हुई थी। आर्यन छत पर बैठा था, अपने पुराने लैपटॉप पर एक नया मैलवेयर टेस्ट कर रहा था। अचानक एक ऐसी आवाज आई जो उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। एक ऐसा धमाका जिससे धरती हिल गई, हवा में एक लहर दौड़ गई और आसमान में काला धुआं उठने लगा। वो धुआं इलेक्ट्रा कॉर्प के पावर प्लांट से उठ रहा था। उसी कंपनी में उसके पिता काम करते थे। आर्यन ने सीढ़ियां उछलकर नीचे उतरा। उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक रही थी। जब वो अस्पताल पहुंचा तो उसके पिता को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था। उनका चेहरा काला पड़ चुका था, कपड़े जल चुके थे। आर्यन ने डॉक्टर से लिपटकर पूछा, मेरे पिता ठीक हो जाएंगे ना? डॉक्टर ने चश्मा उतारा और उसकी आंखों में वो सच्चाई थी जो शब्दों से पहले दिल तोड़ देती है। 3 घंटे बाद जब डॉक्टर ने बताया कि शंकर वर्मा नहीं रहे, तो आर्यन की मां बेहोश हो गई। आर्यन खड़ा रहा। उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला। वो सदमे में नहीं था, वो प्रतिशोध के उस बिंदु पर पहुंच चुका था जहां आंसू बेमानी होते हैं। लेकिन असली आग तब लगी जब अगले दिन वो कंपनी के ऑफिस गया। मैनेजर, एक मोटा सा आदमी जिसकी आंखों में कोई शर्म नहीं थी, ने उसे धक्का देते हुए कहा, तुम्हारा बाप अनपढ़ था, उसकी लापरवाही ने उसे मारा, कंपनी को कोई जिम्मेदारी नहीं, अब यहां से निकल। आर्यन ने उस आदमी की आंखों में देखा। उसने वहां इंसान नहीं, एक मशीन देखी, एक ऐसी मशीन जो लोगों की जानों से खेलती है। उस रात आर्यन ने अपना पुराना लैपटॉप खोला। उसकी उंगलियां पहले कभी इतनी तेज नहीं चली थीं। उसने इलेक्ट्रा कॉर्प के सर्वर में सेंध लगाई।
3 दिनों तक बिना सोए बिना खाए उसने डेटा के हर टुकड़े को चीरा। उसे मिला सेफ्टी रिपोर्ट्स में हेराफेरी, घटिया क्वालिटी के तारों के बिल और एक ईमेल चेन जिसमें डायरेक्टर खुद लिख रहा था, मुनाफा बढ़ाना है, सेफ्टी पर कटौती करो। 5वें दिन सुबह 4 बजे आर्यन ने सारे सबूत, हर ईमेल, हर बिल, हर रिश्वत का लेन देन देश के 5 बड़े न्यूज चैनलों, सीबीआई ऑफिस और मुख्यमंत्री ऑफिस को ईमेल कर दिया। अगले दिन की सुबह दिल्ली ने अलग सुबह देखी। इलेक्ट्रा कॉर्प के ऑफिस पर छापा पड़ा। डायरेक्टर को हथकड़ियां पहनाई गईं। शेयर बाजार में कंपनी का नाम मिट गया। आर्यन के पिता को इंसाफ मिला था, लेकिन उस दिन से डिजिटल दुनिया के अंधेरे गलियारों में एक नए नाम की गूंज शुरू हुई, Ghost_47। 47 उसके पिता के पुराने स्कूटर का नंबर था। वह एकमात्र विरासत थी जो उन्होंने छोड़ी थी। Ghost_47 अब सिर्फ एक हैकर नहीं था, वो डिजिटल दुनिया का वो रॉबिन हुड बन गया था जो भ्रष्ट सिस्टम की जड़ें हिला देता था। वह बैंकों के सर्वर में घुसता लेकिन पैसे नहीं चुराता। वह उनकी सुरक्षा में छेद दिखाकर मैसेज छोड़ जाता, यहाँ तुम्हारा पैसा सुरक्षित नहीं है। वह सरकारी डेटाबेस में घुसता लेकिन डेटा लीक नहीं करता। वह भ्रष्ट अफसरों के बैंक बैलेंस जनता के सामने रख देता। जनता उसे हीरो कहने लगी, लेकिन कानून की नज़र में वो नंबर 1 क्रिमिनल था और उसे पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई दिल्ली पुलिस के सबसे सनकी, सबसे जिद्दी अफसर को, एसीपी कबीर सिंह। कबीर सिंह एक ऐसा शिकारी था जिसने अपने करियर में हर उस अपराधी को पकड़ा था जिसने उसे चुनौती दी थी। वो तकनीक का जानकार नहीं था, लेकिन इंसानी दिमाग का पारखी था। वो जानता था कि हर हैकर की एक कमजोरी होती है, अहंकार। कबीर ने Ghost_47 के हर केस को उलट पलट कर पढ़ा। उसने पैटर्न देखे। हर हैक शुक्रवार की रात को होती थी। हर हैक के बाद एक मैसेज छोड़ा जाता था। हर मैसेज में एक विशेष वाक्यांश होता था, तुम्हारी लापरवाही तुम्हारी दुश्मन है। कबीर को ये वाक्यांश कहीं सुनाई दिया। उसने पुरानी फाइलें खंगाली और फिर उसे मिला इलेक्ट्रा कॉर्प केस। उसे पता चला कि उस केस के पीछे भी कोई हैकर था जिसने कभी अपनी पहचान नहीं दी। ये कोई साधारण हैकर नहीं है, कबीर ने अपनी टीम से कहा। ये कोई ऐसा है जिसे दुनिया से कोई लगाव नहीं। उसने अपना सब कुछ खो दिया है, और जिसके पास खोने को कुछ नहीं वो सबसे खतरनाक होता है। दोनों के बीच दिमागी शतरंज शुरू हुई। आर्यन हर बार अपनी आईपी बदलता, वीपीएन के साथ लेयर लगाता और कबीर हर बार खाली हाथ लौटता। एक बार तो आर्यन ने कबीर के खुद के कंप्यूटर को हैक कर लिया। जब कबीर सुबह ऑफिस पहुंचा तो उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज चमक रहा था, कोशिश अच्छी है ऑफिसर, पर शिकार अभी बहुत दूर है। Ghost_47 कबीर ने मुस्कुराकर मॉनिटर बंद किया। उसने अपने ड्राइवर से कहा, अब ये निजी हो गया है। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ उस रात आया जब आर्यन डार्क वेब पर एक नए मिशन पर था। उसकी नज़र एक ग्लोबल टेक कंपनी ग्लोबटेक के एन्क्रिप्टेड सर्वर पर पड़ी। ग्लोबटेक एक बहुराष्ट्रीय कंपनी थी जो भारत सरकार को साइबर सुरक्षा सॉल्यूशंस बेचती थी। लेकिन आर्यन को शक था कि उनकी असली मंशा कुछ और थी। उसने सर्वर में घुसने के लिए एक 0-डे एक्सप्लॉइट लिखा, एक ऐसा कोड जो दुनिया के किसी भी एंटीवायरस ने अभी नहीं देखा था। 3 दिनों की लगातार कोशिश के बाद वो अंदर घुस गया और फिर उसने देखा एक फोल्डर जिसका नाम था प्रोजेक्ट माया। जब उसने उसे खोला तो उसकी रूह कांप उठी। ये सिर्फ डेटा चोरी नहीं थी, ये भारत के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश थी। फाइल में था भारतीय सेना के मिसाइल लॉन्च कोड्स का एक्सेस पॉइंट, रक्षा मंत्रालय के सर्वर की पूरी आर्किटेक्चर, करोड़ों नागरिकों का आधार डेटा, बैंक डिटेल्स और बायोमेट्रिक जानकारी, और एक टाइमलाइन। 3 दिनों में यह डेटा एक विदेशी एजेंसी को ट्रांसफर किया जाना था। आर्यन के हाथ कांपने लगे। ये अब कोई निजी लड़ाई नहीं थी, ये देश बचाने का मामला था। लेकिन ग्लोबटेक का सर्वर दुनिया के सबसे मजबूत किलों में से एक था। उसमें 7 लेयर्स की फायरवॉल थी, एक एआई बेस्ड सिक्योरिटी थी जो हर सेकंड लाखों अटैक पैटर्न स्कैन करती थी, और एक क्वांटम एन्क्रिप्शन था जिसे तोड़ना मानव सामर्थ्य से परे माना जाता था। आर्यन ने अपने कमरे की खिड़की बंद की। उसने अपनी माँ को फोन किया, पहली बार महीनों में। माँ, बस एक काम और कर लूं, फिर घर आ रहा हूँ। उसकी माँ ने कहा, बेटा तू कहाँ है? पुलिस वाले तेरी तलाश में आ रहे थे। आर्यन ने फोन रख दिया। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। आर्यन ने अपने जीवन का सबसे बड़ा और आखिरी हमला शुरू किया। उसने अपने खुद के बनाए एक वर्म जिसका नाम था कोड 47 को ग्लोबटेक के सर्वर में इंजेक्ट किया। ये वर्म एआई सिक्योरिटी को बायपास करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये हर सेकंड अपना कोड बदलता था, जैसे कोई सांप अपनी कैंचुली बदलता है। लेकिन ग्लोबटेक की सिक्योरिटी भी कोई मामूली नहीं थी। जैसे ही आर्यन ने अंदर घुसने की कोशिश की, उनका एआई सिस्टम सक्रिय हो गया। स्क्रीन पर लाल अलर्ट चमकने लगे। एक आवाज आई, सिंथेटिक, ठंडी, मशीनी, इंट्रूजन डिटेक्टेड, काउंटर मेजर्स एक्टिवेटेड।
ट्रेसिंग इनिशिएटेड। आर्यन के पसीने छूट गए। उसकी उंगलियां अब मशीन गन की तरह चल रही थीं। उसने एक के बाद एक सिक्योरिटी लेयर को क्रैक किया। पहली लेयर टूटी, दूसरी, तीसरी, चौथी पर उसे रोकने के लिए एआई ने एक रिवर्स ट्रोजन भेजा जो उसके लैपटॉप को ब्लॉक करने लगा। आर्यन ने अपना सेकेंडरी सिस्टम ऑन किया, एक छोटा रास्पबेरी पाई डिवाइस जो उसने खुद बनाया था। उसने उससे ट्रोजन को रीडायरेक्ट कर दिया। 5वीं लेयर, 6ठी, 7वीं, और फिर स्क्रीन पर एक मैसेज आया, वार्निंग, सिस्टम एडमिन हैज बीन अलर्टेड, योर लोकेशन इज बीइंग ट्रैक्ड। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि ये होगा। उसने अपनी लोकेशन छुपाने के लिए 5 अलग अलग देशों के सर्वर के माध्यम से रूट किया था, लेकिन ग्लोबटेक का एआई इतना शक्तिशाली था कि उसे शायद 20 मिनट में ट्रेस कर लेगा। 20 मिनट, उसे बस इतना समय चाहिए था। दूसरी तरफ एसीपी कबीर सिंह को उसी रात एक एनक्रिप्टेड फोन कॉल आया। कॉल ग्लोबटेक के सीईओ की थी, एक ठंडा, गणनात्मक आदमी जिसकी आवाज में घबराहट छिपी थी। एसीपी साहब, हमारे सर्वर पर एक हैकर ने हमला किया है। हम उसकी लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं। ये वही हैकर है जिसे आप ढूंढ रहे हैं, Ghost_47। कबीर की आंखें चमक उठीं। उसने पूछा, लोकेशन क्या है? पुरानी दिल्ली, लाल किले के पास। हम आपको सटीक पता दे रहे हैं। कबीर ने तुरंत अपनी टीम को बुलाया। 15 गाड़ियां, 50 कमांडो, स्वाट टीम, सब तैयार थे। लेकिन कबीर के दिमाग में एक सवाल था, अगर Ghost_47 इतना शातिर है तो वो अपनी लोकेशन कैसे उजागर होने देगा? उसने फोन उठाकर अपने साइबर सेल के हेड से कहा, ग्लोबटेक की लोकेशन ट्रेसिंग पर भरोसा मत करो, मुझे उसकी असली लोकेशन चाहिए। अपना खुद का सिस्टम इस्तेमाल करो। 10 मिनट बाद साइबर सेल ने रिपोर्ट दी। 2 लोकेशन आ रही थी, एक वही जो ग्लोबटेक ने दी थी और दूसरी पुरानी दिल्ली की एक अलग इमारत। कबीर समझ गया। आर्यन ने ग्लोबटेक के एआई को एक फर्जी लोकेशन दिखा रखा था, लेकिन पुलिस का सिस्टम उसके झांसे में नहीं आया। चलो, कबीर ने कहा, अब ये खत्म होता है। रात के 3 बज रहे थे। आर्यन के कमरे में सिर्फ लैपटॉप की नीली रोशनी थी और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें। स्क्रीन पर प्रोग्रेस बार 75% पर था। आओ जल्दी कर, वो खुद से बुदबुदाया। उसने अपने सामने रखी एक पुरानी तस्वीर देखी, उसके पिता की। वो मुस्कुरा रहे थे। आर्यन ने उस तस्वीर को छूकर अपने लैपटॉप के पास रख दिया। बाहर सीढ़ियों पर पैरों की आहट आई, हल्की लेकिन निश्चित। आर्यन ने हेडफोन उतार दिए। उसकी सुनने की क्षमता अब चरम पर थी। प्रोग्रेस बार 85%। दरवाजे पर दस्तक हुई। जोरदार नहीं, बल्कि एक बार जैसे कोई शिष्टाचार का पाठ पढ़कर आया हो। आर्यन ने आवाज नहीं दी। उसकी उंगलियां अभी भी कीबोर्ड पर थीं। प्रोग्रेस बार 90% और फिर दरवाजा टूट गया। लकड़ी के टुकड़े उड़े, धूल का बादल उठा और उसके अंदर एसीपी कबीर सिंह था। उसकी 9 मिलीमीटर M9 पिस्तौल आर्यन की कनपटी पर टिकी हुई थी। गेम ओवर आर्यन, कबीर चिल्लाया। हाथ ऊपर करो, अब और नहीं। आर्यन ने मुड़कर नहीं देखा। उसकी उंगलियां अभी भी टाइप कर रही थीं। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें वो धात्विक कठोरता थी जो मौत के सामने भी नहीं झुकती। सर, मुझे गोली मार दीजिए, लेकिन अगले 20 सेकंड तक मुझे रुकने मत दीजिए। कबीर ने ट्रिगर पर उंगली रख ली। ये तुम्हारी आखिरी चाल है, हैकर। मैं गिनती दे रहा हूं, 3। आर्यन चिल्लाया। अगर ये फाइल डिलीट नहीं हुई तो कल सुबह आप एक गुलाम देश के ऑफिसर होंगे। मिसाइल कोड्स, डिफेंस सिस्टम, करोड़ों लोगों का डेटा, सब विदेश चला जाएगा। कबीर की उंगली रुक गई। उसने आर्यन के मॉनिटर पर देखा। स्क्रीन पर लाल अक्षरों में लिखा था, प्रोजेक्ट माया, ट्रांसफर इन प्रोग्रेस, और उसके नीचे डेटा की लिस्ट थी। मिसाइल कोड्स, डिफेंस सर्वर आर्किटेक्चर, आधार डेटा। कबीर की आंखें फैल गईं। वो सेना का आदमी था। वो जानता था कि ये डेटा कितना कीमती था। तुम सच कह रहे हो? कबीर ने धीमी आवाज में पूछा। मेरे पास झूठ बोलने का समय नहीं है सर। 15 सेकंड बचे हैं। कबीर ने अपनी टीम की ओर देखा। सब हैरान थे। उसने अपनी गन नीचे की और एक कदम पीछे हटा कर उसने कहा, अपना काम कर। आर्यन ने एक नज़र उसकी ओर देखी। उसकी आंखों में आभार था, लेकिन समय नहीं था। उसने कीबोर्ड पे आखिरी कोड टाइप किया, प्रोग्रेस बार 95%, 98%, 99%। स्क्रीन पर एक बॉक्स चमका, कन्फर्म परमानेंट डिलीशन ऑफ प्रोजेक्ट माया, YN। आर्यन ने Y दबाया। डिलीशन सक्सेसफुल, ऑल मिलिशियस डेटा वाइप्ड, सिस्टम सिक्योर्ड। आर्यन ने कीबोर्ड से हाथ हटा लिए। वो पीछे झुक गया, जैसे उसके शरीर से सारी ऊर्जा निकल गई हो। उसने गहरी सांस ली और फिर अपने हाथ ऊपर कर दिए। अब आप मुझे ले जा सकते हैं सर, उसने कहा। उसके चेहरे पर एक अजीब शांति थी,
जैसे कोई सिपाही युद्ध लड़कर वापस आया हो। कबीर ने अपनी गन होल्स्टर में रखी। उसने अपने सिपाहियों से कहा, हथकड़ी मत लगाओ, सम्मान से ले जाओ। जब आर्यन को ले जाया जा रहा था तो कबीर ने उसके लैपटॉप पर एक नज़र डाली। स्क्रीन पर अब एक मैसेज था, सिस्टम प्रोटेक्टेड, जय हिंद। कबीर ने सलाम किया। मुकदमे के दिन कोर्टरूम खचाखच भरा था। सरकारी वकील ने आर्यन को देशद्रोही और साइबर आतंकवादी बताया, लेकिन जब आर्यन के वकील ने ग्लोब टेक के खिलाफ सबूत पेश किए, वही सबूत जो आर्यन ने निकाले थे, तो पूरा कोर्टरूम सन रह गया। जनता सड़कों पर उतर आई। हमारा हीरो गोस्ट _47 के नारे लग रहे थे। न्यूज़ चैनलों पर बहसें हो रही थीं, हैकिंग देशभक्ति है या अपराध। जज ने अपना फैसला सुनाया, आर्यन वर्मा ने कानून तोड़ा है। ये सच है, लेकिन उसने जो किया वो उस समय किया जब देश की सुरक्षा दांव पर थी। उसकी मंशा शुद्ध थी और उसके कार्यों ने लाखों नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की। इसलिए न्यायालय उसे कारावास की सजा नहीं बल्कि एक अवसर देता है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी विंग के चीफ कंसल्टेंट के रूप में देश की सेवा करने का। आर्यन की आंखों में पहली बार आंसू आए। उसने अपनी मां की ओर देखा, जो पहली पंक्ति में बैठी रो रही थी, और कबीर सिंह, जो गवाहों की पंक्ति में खड़ा था, उसकी ओर देखकर सिर हिलाया। 6 महीने बाद रात के फिर 2 बज रहे थे, लेकिन अब आर्यन पुरानी दिल्ली की उस बस्ती में नहीं था। वो दिल्ली के हाईटेक सरकारी क्षेत्र में नेशनल साइबर सिक्योरिटी विंग के 24/7 ऑपरेशन सेंटर में था। उसके सामने दीवार जितनी बड़ी स्क्रीन थी, जिस पर पूरे देश के साइबर थ्रेट्स का रियल टाइम मैप था। आर्यन ने एक नया कोड टाइप किया। स्क्रीन पर मैसेज आया, सिस्टम प्रोटेक्टेड, नो एक्टिव थ्रेट्स। पीछे से आवाज आई, कबीर सिंह। अब एसएसपी उसके कंधे पर हाथ रखे खड़े थे। उनकी वर्दी पर नए सितारे लगे थे। रात के 2 बजे भी काम? कबीर ने पूछा। आर्यन मुस्कुराया, सर, रात के 2 बजे ही तो असली खेल शुरू होता है। कबीर ने उसके बगल में कुर्सी खींच ली। तो बताओ, आज किसका सिस्टम चेक कर रहे हो? आर्यन ने स्क्रीन पर एक नई विंडो खोली। उस पर लिखा था, ग्लोबल साइबर अटैक डिटेक्टेड, ऑरिजिन अननोन, स्टेटस कंटेनिंग। सर, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, आर्यन ने कहा। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, लेकिन अब उसमें एक नई जिम्मेदारी भी थी। ये तो बस शुरुआत है। कबीर ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। तो चलो शुरू करते हैं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। पुलिस वाला और हैकर, शिकारी और शिकार, अब एक ही टीम के 2 जोशीले सिपाही। स्क्रीन पर कोड की लहरें दौड़ने लगीं। बाहर दिल्ली की सर्द हवाएं अब भी थीं, लेकिन उस कमरे में एक नई सुबह की गर्माहट थी। एक ऐसी सुबह जहां इंसाफ सिर्फ कानून की किताबों में नहीं, बल्कि एक युवा हैकर की उंगलियों पर लिखा जा रहा था। कोड 47 एक्टिव, मिशन प्रोटेक्ट इंडियाज डिजिटल बॉर्डर्स। समाप्त।